बाइंडिंग एनर्जी नहीं, क्या क्या चल रहा था बताओ। एनर्जी मास रिलेशन भी बताया था मैंने, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में भी बताया था नहीं। तो एनर्जी मास रिलेशन में मैंने कोई फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था बताओ। E इक्वल टू, बहुत अच्छा, E इक्वल टू एम सी स्क्वेर, या E बराबर डेल्टा एम इंटू क्या, सी स्क्वेयर, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और हमने इसमें एक और बात बताया था, इफेक्टिव मास, याद है न्यूक्लियस का इफेक्टिव मास क्या होगा, ये मैंने बताया था। क्या बताया था, Z मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z M N माइनस क्या बताओ, मास, प्रैक्टिकल मास नहीं, और इसको हमने क्या बताया था, दैट इज M थियोरेटिकल मास माइनस क्या प्रैक्टिकल मास, ये है डेल्टा M नहीं। बात समझ में आ रहा है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, मास डिफेक्ट, ठीक है ना। और ये बोला था कि न्यूक्लियस के अंदर जो थियोरेटिकल मास है हमेशा क्या होता है, प्रैक्टिकल मास से क्या होता है, ज्यादा होता है। इसी डिफरेंस को क्या बोलते हैं, जो एक्सेस ऑफ डिफरेंस है वही एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना, मास जो है, ठीक है। जिसको हम इसके टर्म में भी लिख सकते हैं, ये जूल के टर्म में भी आएगा। अगर चाहें आप इसी को E बराबर क्या लिख सकते हैं, डेल्टा M। अगर ये डेल्टा M कमिंग AMU में होगा तो आप क्या करोगे, 931 MeV से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही था ना, ठीक है। अब आते हैं बाइंडिंग एनर्जी। कोई बताएगा बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी कोई बताएगा, बाइंडिंग एनर्जी ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस सुने होंगे ना, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियन नाम सुना है ना, एक न्यूट्रॉन और एक क्या, प्रोटॉन, ठीक है भाई। अगर एनर्जी अगर हम इस न्यूक्लियन को दें, जैसे न्यूक्लियंस कुछ एनर्जी से मिलके बधा होगा, बात समझ में आया, उसके पास एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, या टोटल एनर्जी इसके पास होगा, तो उसको क्या करेंगे, ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। यानी उसको तोड़ने में, न्यूक्लियन को अगर हम कहें कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जिस एनर्जी से ये बधा है, इसको तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन, ठीक है ना। तो तोड़ने के लिए या उसको बनाने में जितनी एनर्जी लगी हो, हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, लिखो, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियंस, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड energy required during formation of nucleons, during formation of क्या,
फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियन। मेरी बात समझ में आ रहा है? न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, का जो कॉम्बिनेशन है, जो एनर्जी उसको लग रहा है बनाने में, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी। एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियन। ठीक है ना, ये भी डेफिनेशन हो सकता है, इट इज एनर्जी required to break the nucleon। ठीक है ना, बात समझ में आया? एक और डेफिनेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये सब बाइंडिंग एनर्जी का डेफिनेशन है, बात समझ में आ रहा है? The energy required to separate the nucleon, the energy required to separate the nucleon from rest to infinite distance, to infinite क्या डिस्टेंस। इनफाइनाइट डिस्टेंस का क्या मतलब है? जैसे मान लो एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन किसी एनर्जी से बंधा है ना, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, उसको क्या कर रहे हैं? खींच के कहां लेके जा रहे हैं? इन्फिनिटी दूरी का मतलब ये है कि यहां पे इन दोनों के बीच का जो फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, कोई भी फोर्स काम ना करे। बात समझ में आया? तो जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियन। ठीक है ना, या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है, उसको तोड़ने में। क्लियर? ये हमारा बाइंडिंग एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है डेफिनेशन के फॉर्म में। ठीक है, नोट करो जल्दी। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? एक मैं एग्जांपल देता हूं, इस बाइंडिंग एनर्जी को फॉर्म कैसे फॉर्मूला के थ्रू दिखाओगे? आप ऐसे भी दिखा सकते हो बाइंडिंग एनर्जी को, ठीक है ना, यानी बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931 MeV। ये ध्यान रहे, ये डेल्टा एम किस में होना चाहिए? AMU, एटॉमिक मास यूनिट में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं एक एग्जांपल से इसको समझा रहा हूं, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ध्यान से देखना। जैसे मैंने हीलियम, ये देखो एलिमेंट लिया, दिख रहा ना, ये इसका मास दे दिया हीलियम का, दिख रहा है? ये प्रैक्टिकल मास है, MHE कितना दिया है? 6.6447 इंटू 10⁻⁻, क्या 27। ये AMU में भी दे सकता है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी इसका कैसे निकालेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। निकालने का क्या तरीका है, वैसे मैं फॉर्मूला बना दिया हूं, सुनना ध्यान से। मास ऑफ प्रोटॉन दे दिया, कितना दिया मास ऑफ प्रोटॉन? हाँ, 1.6726 इंटू 10⁻27, और मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.6749 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, अब इसका बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालोगे बाइंडिंग एनर्जी, बताओ? हाँ आपको पता है कि
बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर। बेसिकली ये किस में दिया है, ये केजी में दिया है, तो आप पहले जूल में निकाल लो। अगर ये एएमयू में देता तो ये डायरेक्ट लगा देते, नहीं तो हम जूल में आंसर निकालेंगे। अगर एएमयू में दिया होगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। फिलहाल बाइंडिंग एनर्जी निकालने के लिए यहाँ पे अगर केजी में दिया है तो डेल्टा एम इंटू क्या, सी स्क्वेयर। ठीक है, तो डेल्टा एम मेन टास्क है, डेल्टा एम निकालना, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव मास। कैसे निकालेंगे बताइए, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड क्या, एम एन माइनस मास ऑफ क्या, हीलियम। ठीक है, क्या एम एच ई दिया है, यहां पे रख लेंगे। ठीक है, जेड की वैल्यू कितना होगा हीलियम के लिए बताइए, अरे 2 होगा ना, तो 2 मास ऑफ प्रोटॉन दिख रहा है प्लस ए माइनस जेड 4 माइनस 2, ये भी कितना आ जाएगा 2 एम एन माइनस क्या, एम एच ई। ये सारी वैल्यू दिया हुआ है, इसमें फीड करेंगे तो डेल्टा एम आ जाएगा। ठीक है ना, यानी अब आप क्या करेंगे, इस बाइंडिंग एनर्जी में डेल्टा एम इंटू सी स्क्वेयर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में आ जाएगा, जूल में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन एएमयू में देगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, यही बाइंडिंग एनर्जी बराबर डेल्टा एम कमिंग इनटू 931 MeV, और ये हमें किस में दिया होना चाहिए, एएमयू में। बात समझ में आ रहा है। तो ये छोटा सा प्रश्न है, बाइंडिंग एनर्जी के बारे में मैंने समझा दिया। इसके बाद का टॉपिक है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए क्या, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसको डिलीट कर दें, ये लिखोगे, जल्दी लिख लो, लिख लो बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व हम देख लेते हैं। एक कर्व क्या डिसाइड करता है, ठीक है, डिसाइड यही करता है कि कोई भी न्यूक्लियस, ठीक ना, बात समझ में आया, कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, तो इस कर्व से हम लोग डिसाइड करेंगे। कुछ इसमें महत्वपूर्ण बातें आपको दिमाग में बैठाना है। जैसे क्या बैठाना है, मान लो देखा ये गया कि अगर बाइंडिंग एनर्जी, क्या बाइंडिंग एनर्जी, अगर बाइंडिंग एनर्जी मान लो किसी एलिमेंट का ज्यादा है, ठीक है, किसी एलिमेंट का अगर ज्यादा है, तो क्या ये कहना है कि ये न्यूक्लियाई स्टेबल है या अनस्टेबल है। ये बात अगर हम कहते हैं तो ये गलत है। बात समझ में आया। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी अलग चीज है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अलग चीज है। ठीक ना, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर जिसका ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा होगा, ठीक है ना, जिसका ज्यादा होगा, ठीक है ना, वह ज्यादा स्टेबल होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्लियर। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसका ज्यादा होगा वो क्या होगा, क्या होगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी डिफाइन की गई, भाई कोई भी एलिमेंट, कोई भी न्यूक्लियाई स्टेबल है कि अनस्टेबल है, कैसे डिसाइड करेंगे। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर ध्यान से देखें तो इसमें Fe दिख रहा ना, ये इसका सबसे ज्यादा जो है क्या है, ये स्टेबल है, क्योंकि इसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है। बात समझ में आ रहा है, इस Fe का। ठीक है, यहां ये दिख रहा हाइड्रोजन, लिथियम, Be, बोरॉन, हीलियम दिख रहा है, ये कार्बन, नाइट्रोजन, F, Na, क्लोरीन, Fe दिख रहा। इसका ज्यादा जो है क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की क्या होता है, ज्यादा होता है। किसका, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन Fe56 का क्या होता है, ज्यादा होता है। इसीलिए क्या ये स्टेबल है, क्या ये
स्टेबल, बाकी क्या है अनस्टेबल है। ठीक है ना, ये बात तुम लोगों को समझ में आ रहा है। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैंने कोई एलिमेंट लिया, ध्यान से देखना, एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं अपने ढंग समझाने के लिए। मैंने कोई ये ले लिया, एटॉमिक नंबर मान लो इसका 5 है, एटॉमिक मास ले लिया हमने कितना, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक मास कितना ले लिया 10। ठीक है, कोई दूसरा एलिमेंट ले लिया, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3 और एटॉमिक मास ले लिया 6। ठीक है, इसका बाइंडिंग एनर्जी ध्यान से देखना, इसका बाइंडिंग एनर्जी हमने ले लिया 10 और इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना ले लिया, मान लो हमने ले लिया 8। ठीक है, दो एलिमेंट लिया, पहले समझ लो, मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दो एलिमेंट लिया, क्या एक x लिया और एक क्या लिया, एक एलिमेंट लिया मैंने x और दूसरा क्या लिया y। x का बाइंडिंग एनर्जी कितना है 10 और y का कितना है 8। पहली बात समझ में आ रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो बाइंडिंग एनर्जी किसका ज्यादा है, B1 ग्रेटर देन B2। तो क्या ये डिसाइड करेगा कि स्टेबल है क्या अनस्टेबल, ये डिसाइड नहीं करता है। अगर ध्यान से देखो तो बाइंडिंग एनर्जी x का क्या है ज्यादा है। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी नहीं डिसाइड कर रहा है कि ये ज्यादा स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है ना, क्या डिसाइड करेगा, ध्यान से देखना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। ठीक है, ये मान लो A1 जिसका ज्यादा होगा, ठीक है ना, यानी B/A जिसका ज्यादा होगा, ठीक है ना, जिसका B/A ज्यादा होगा वह ज्यादा क्या होगा, क्या होगा स्टेबल होगा। तो ये दिमाग में आपको बैठाना है। मेरी बात समझ में आ रहा है, क्लियर, ठीक है ना। अच्छा ठीक भाई, अब आगे आते हैं। मैंने दो जो एग्जांपल लिया था, B/A किसका ज्यादा है बताओ। अगर x की बात करें तो क्या होगा B/A, x की बात करें यानी 10 इसका बाइंडिंग एनर्जी कितना है 10, इसका कितना है एटॉमिक मास नंबर 10, तो कितना हो जाएगा 10/10 कितना आ गया 1, और y का कितना होगा 8/6 मतलब कितना, ठीक है ना, 1 पॉइंट कितना हुआ 3 नहीं। तो x और y में कौन ज्यादा स्टेबल है y, यानी y इज मोर स्टेबल। बात समझ में आया, यानी y ज्यादा स्टेबल है, क्या है ज्यादा स्टेबल। ये बात कैसे पता किया तुमने, हाँ बाइंडिंग एनर्जी। क्या तुम एनर्जी से डिफाइन कर पा रहे हो, नहीं डिफाइन कर पा रहे हो कि कौन स्टेबल है या कौन अनस्टेबल है। ये बात मैंने यहां पर भी लिखा, ठीक है ना। बाइंडिंग एनर्जी से नहीं डिसाइड हो पाएगा, नहीं डिसाइड हो पाएगा, नहीं डिसाइड हो पाएगा कि स्टेबल है कि अनस्टेबल। तो ये बाइंडिंग एनर्जी दिख रहा है, एवरेज एनर्जी पर न्यूक्लियन, दैट मींस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक नंबर के बीच में एक कर्व बनाया गया, दिख रहा है ना। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है Fe। मेरी बात समझ में आ रहा है, कौन है, इसकी वैल्यू कितना होता है पता है तुम लोग को 8.75। यहां पे इसकी वैल्यू कितना है 8.75 MeV। ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। यानी यहां से लेके यहां तक, ये दिख रहा है, ये यहां से लेके यहां तक ये सारे प्रोसेस हमारे क्या है, ठीक है, अनस्टेबिलिटी की बात करता है, ठीक है ना। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा फ्यूजन, ये सारा इसके दिख रहा है। इसके बाद का जो आएगा वो क्या होगा फ्यूजन होगा। बात समझ में आया, ठीक है ना। और ये वाला क्या होगा फ्यूजन, यहां से लेके यहां तक ये सब चीजें क्या होगा फ्यूजन, ठीक है ना। इसको संलयन बोलते हैं, इसको विखंडन बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है। तो ये कर्व अपने दिमाग में बैठा लेना। कुल मिला के आपके अपने दिमाग में क्या होना चाहिए,
कि जिसका B बाई ए ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, बात मेरी समझ में आ रहा है? तो इसको नोट कर लो। क्लियर। अभी हम एक इक्वेशन दिखाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक नंबर के बीच में ग्राफ बनाएंगे और 4 रिएक्शन देंगे, पूछेंगे इसमें कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है। ठीक है ना, क्लियर। पेरेंट न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई, ये सब नाम सुना है ना। तो अभी इस पे एक क्वेश्चन कराते हैं, पहले ये नोट कर लो, ग्राफ बना लो, मेन बातें दिमाग में बैठाना है। ये एग्जांपल भी नोट कर लेना, ठीक ना, कि मैंने किस तरीके से इसको समझाया। ओके, नोट डाउन। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और एटॉमिक नंबर में मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। और ये हमारा Z है, ये Y है, X है और ये क्या है W। X का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन 8 है, इसका 8.5 है, जो सबसे ज्यादा क्या है, स्टेबल है ना, बिकॉज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इसका क्या है, ज्यादा हमारा है। ठीक है ना, क्लियर। और हमने एक ऐसा कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जो ये सब प्रोडक्ट है और ये क्या है, रिएक्टेंट है। ये सब क्या है, प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, और ये क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है ना। प्रश्न ये है कि इसमें कौन सा, किस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज करेगा। ऑप्शन मैंने दिया है W इज इक्वल टू 2y, W इज इक्वल टू x प्लस जेड, x इज इक्वल टू y प्लस क्या, z। ठीक है जी, ठीक है ना, और y बराबर क्या, 2z। तो एनर्जी रिलीज कब करेगा, एनर्जी रिलीज कब करेगा, जब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो जाए। ये रिएक्शन हमारा दिया हुआ है ना, तो ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। अगर रिएक्टेंट लेस देन प्रोडक्ट, इट मींस हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की एनर्जी अगर ज्यादा हो गया, प्रोडक्ट की अगर एनर्जी क्या हो गया, ज्यादा हो गया रिएक्टेंट से, तो वही एनर्जी रिलीज करेगी, यानी वही रिएक्शन हमारा सही होगा। बात समझ में आया? ठीक है ना। तो कैसे डील करेंगे, कैसे एनर्जी निकालेंगे हर एक के ऑप्शन में। जैसे W इज इक्वल टू क्या है, 2 इंटू क्या, Y। मैं पहले वाले रिएक्शन को देख रहा हूं, A वाले को, ध्यान से देखो, मैं A को चेक कर रहा हूं, A को देखो, इधर A वाले को देख रहा हूं, कैसे सॉल्व करेंगे। W इज इक्वल टू क्या है, 2y। W मतलब क्या, ये देखो W कहां है, यहां दिख रहा ना। W की एनर्जी कितना है बताओ, ये देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिख रहा ना, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है और A से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा बताओ। अरे बात नहीं, W इज इक्वल टू 2y। W का मतलब कितना, यानी 7.5 इंटू 120, 2 इंटू y। y कितना है, y देख, y का ये है, y दिख रहा है, यानी 60 इंटू क्या, 8.5 इंटू 60 इंटू क्या, 8.5। ठीक है जी, मेरी बात समझ में आ रहा है? अच्छा, पहले ऑप्शन को मैंने चेक कर लिया, दूसरे ऑप्शन को कैसे चेक करोगे, इसी तरह W इज इक्वल टू क्या है, x प्लस जेड। तो W इज इक्वल टू आपको पता ही है 7.5 इंटू 120, ये एनर्जी हो गया, दिख रहा है ना, ये किसका, रिएक्टेंट का एनर्जी है और ये किसका एनर्जी है, प्रोडक्ट का। x कितना है, हाँ जी 90 इंटू 8, यानी 8 इंटू 90 कर दो, प्लस z कितना है, हाँ वेरी गुड, 30 इंटू 5। देख रहा है, इसको सॉल्व करो तो देखोगे कि इसी तरह सी ऑप्शन को भी चेक कर सकते हो, इसी तरह किसको चेक कर सकते हो, डी को भी। तो तुम ये देखोगे कि ऑप्शन नंबर ए में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा निकल के आ जाएगी। ठीक है, यानी इस केस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज करेगा। इसका मतलब इस रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस होगा जो एनर्जी रिलीज करेगा, वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए।
टेक्निक समझ में आ गया, कंसेप्ट समझ में आ गया ना कि कैसे क्वेश्चन को टैकल कर रहे हैं, ये आपके अपने दिमाग में होना चाहिए। तो ये नोट कर लीजिए। इसके बाद हम न्यूक्लियाई कैसे स्टेबल है, स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग और समझेंगे। स्टेबिलिटी, ठीक है, कुछ समझने के बहुत सारे तरीके हैं, बात समझ में आया। तो इसके बाद हम बताते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, किस किस मेथड से स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग समझेंगे न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को। तो पहले ये नोट कर लीजिए, नोट करो। ये देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, एक हेडिंग डालो क्या, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। न्यूक्लियस स्टेबल है या अनस्टेबल है, ध्यान से सुनो। एक तो तुमने B/A के मेथड से समझा, ठीक ना, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं। जैसे हम अगर पहला बात करें, सुनना ध्यान से, स्टेबिलिटी को कैसे डिसाइड किया गया। पहली चीज तो N/P रेशियो से स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करोगे। N मतलब क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ P का मतलब क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर। N/P रेशियो से भी डिसाइड कर सकते हो स्टेबिलिटी, ठीक है। दूसरा डेल्टा M से, डेल्टा M को क्या बोलते हैं, अरे डेल्टा M को क्या बोलते हैं भाई, मास डिफेक्ट। तीसरा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। आई तो तुमको पता ही, अभी देखा है स्टेबिलिटी है कि नहीं, स्टेबिलिटी इससे भी डिसाइड कर सकते हैं, अभी आपने देखा भी। और चौथा क्या है, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना। पैकिंग फ्रैक्शन F, या F मान लो, छोटा वाला F, ये क्या होता है, डेल्टा M ओवर क्या, E, यानी ये रेशियो किसका, मास डिफेक्ट और एटॉमिक नंबर, ठीक है। इन दोनों के रेशियो या अनुपात को क्या बोलते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन, ठीक है ना। यानी हम ये बात कह सकते हैं, सुनना ध्यान से, कि जिसका पैकिंग फ्रैक्शन अगर F ज्यादा होगा, एरिया F क्या है, ज्यादा होगा, ठीक है ना, तो स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, ठीक ना। यदि F ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा, मेरी बात समझ में आ रहा है। या अगर F पैकिंग फ्रैक्शन जिसका कम होगा, स्टेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है ना। तो ये मेन फैक्टर है जो न्यूक्लियस के स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। बात समझ में आ रहा है, जो मैंने ये भी बता दिया, डेल्टा M भी बता दिया, ये भी बता दिया, ठीक है। ये जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग डील कर लेंगे। अब आता है N/P रेशियो, ठीक है ना। N/P कर्व के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। बात समझ में आ रहा है, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अब अपने कॉपी में लिखना है। तो अब आगे लिखना है क्या, नेक्स्ट हेडिंग क्या है, N वर्सेस क्या, P कर्व, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है, ये सब न्यूक्लियस के अंदर की कहानी है, ठीक है। इसी में देखना न्यूट्रॉन डीके करेगा, बात समझ में आया। जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होने लगेगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, जिसको हम बीटा डीके बोलते हैं। वो सब न्यूक्लियस के अंदर, जो अगर न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, वो अनस्टेबल होता जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लियर। अगर एक न्यूट्रॉन अगर बाहर घूम रहा है, इसका क्या मतलब, वो अनस्टेबल है, क्लियर।
न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या अगर बराबर है तो क्या है, स्टेबल है। क्लियर। लेकिन न्यूट्रॉन बाहर घूम रहा है, हाँ जी, उसको न्यूक्लियस के बाहर निकालने के लिए हाई एनर्जी लगाएंगे, निकलेगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। क्लियर। तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं क्या, एन वर्सेस पी कर्व। ठीक है, स्टेबिलिटी को डिसाइड करेंगे, नोट कर लो इतना। देखो इधर बात नहीं, एन बाई पी रेशियो अगर हम बात करें, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या, ठीक ना, अप टू z बराबर, जहां एटॉमिक नंबर z बराबर क्या है 20 तक, ठीक है, z बराबर 20 तक हम देखते हैं कि n बाई पी रेशियो क्या है, हमें क्या निकल के आया 1 के बराबर। कितने के बराबर आया, 1 के बराबर। ओके। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे दिख रहा है n बाई पी, दिख रहा है ये, यहाँ पे क्या हो रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रहा है, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या क्या हो रहा है, घट रहा है इस कर्व में। हाँ बंद कर दो, ठीक ना, ये देखो दिख रहा है ना। तो z बराबर 30 तक अगर हम देखें तो 1.13, दैट मीन्स न्यूट्रॉनों की संख्या बढ़ रहा है। नहीं, ये हम रेशियो निकाला हमने, ठीक है। जैसे z बराबर 50 तक अगर देखें तो 1.3 आ रहा है, ठीक है। z बराबर 60, 1.4, 80 तक पहुंच गए तो ये 1.5। इवन देखा गया कि अगर n बाई पी की वैल्यू 1.52 यानी बढ़ रहा है, दिख रहा है ना, तो स्टेबिलिटी बेल्ट दिख रहा है, ये हमारा ये सब स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आता है। अगर n बाई पी की वैल्यू लेस देन 1 हो जाए, ठीक है ना, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली अनस्टेबल होगा। कब, जब n बाई पी की वैल्यू लेस देन क्या हो 1 हो, यानी इसमें भी अनस्टेबिलिटी है। बात समझ में आ रहा है। और n बाई पी की वैल्यू अगर 1.54 दिख रहा है से ज्यादा है तो ये भी होगा अनस्टेबल, दिख रहा है ना, देखो ये भी अनस्टेबल होगा, और लेस देन 1 होगा, ये भी अनस्टेबल होगा। लेकिन ये होगा हैवियर एलिमेंट के लिए, और n बाई पी रेशियो अगर लेस देन 1 है तो ये क्या है, लाइटर एलिमेंट के लिए, यानी ये भी अनस्टेबल होगा और ये भी अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ रहा है। फर्क इतना है कि इस केस में जो हैवियर एलिमेंट है यहां पे यहीं पे ना होता है वो फ्यूजन, और यहां पे फ्यूजन होगा। बात समझ में आ रहा है। यहां पे कौन सा प्रोसेस होगा, फ्यूजन, और यहां पे क्या होगा, फ्यूजन, यानी है दोनों अनस्टेबल ही। बात मेरी समझ में आ रहा है। अच्छा, अगर n बाई पी की वैल्यू 1 से लेके 1.54 तक, ये स्टेबल न्यूक्लियाई है जो स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आता है, ये दिख रहा है स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर आता है। इसमें से कोई पार्टिकल डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, बात समझ में आया, इमिट नहीं होगा, जैसे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, बात समझ में, बीटा प्लस, बीटा माइनस, गामा, ठीक है ना। क्लियर, ये दिमाग में बैठाए रखना, ये सब चीजें दिमाग में अपने आपके होना चाहिए। एक चीज मुझे एक और बताओ, जब न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या अगर ज्यादा हो रहा है, ये नोट कर लिया ना, ठीक है। अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो गया, ज्यादा, इसका मतलब वो डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। अगर न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या अगर ज्यादा होगा, मेरी बात समझ में आ रहा है, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, आई मीन डिसइंटीग्रेट होने लगेगा। इसका मतलब कि ये एक प्रोटॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो। मेरी बात समझ में आ रहा है। इसी को बोलते हैं बीटा डीके, इसी को क्या बोलते हैं, बीटा डीके, ठीक है ना। अगर प्रोटॉनों की संख्या ज्यादा हो जाए, इट मीन्स अगर ज्यादा होगा तो ये इनवर्स प्रोसेस होना चालू हो जाएगा, यानी प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन प्लस एक पॉजिट्रॉन, दिख रहा है, +1 e की पावर 0 प्लस न्यूट्रिनो। ये बीटा डीके है, इसको बोलते हैं इनवर्स बीटा डीके। क्या बोलेंगे, इनवर्स बीटा क्या डीके। अगर ध्यान से देखो तो इसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोमेंटम, एनर्जी, ये सारी चीजें कंजर्व होती हैं। देखो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है,
लेफ्ट में चार्ज क्या है, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है क्या, नहीं होता, प्रोटॉन पे चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया, दिख रहा ना, ठीक है। और यहां देखो लेफ्ट में प्रोटॉन है तो राइट में भी प्रोटॉन है, यानी पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिट्रॉन है, ठीक है। इसको बीटा डी के बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इनवर्स बीटा डी के। कोई किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक। या इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है, मिटा दो इसको। इसी तरह क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, सुनना ध्यान से, जब अनस्टेबिलिटी होता है तो क्या निकलता है, अनस्टेबिलिटी होता है तो क्या निकलता है, बता सकता है तुम सब, अनस्टेबल होगा तो, जब न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल होगा, जब न्यूक्लियस क्या होगा, अनस्टेबल होगा तो क्या निकलता पड़ा है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा, याद है, बीटा माइनस, बीटा प्लस, दिख रहा ना, अरे कंफ्यूजन तो नहीं है ना। तो जैसे मान लो कोई मैंने एलिमेंट लिया, सुनना ध्यान से, कोई मैं एलिमेंट ले रहा हूं, ये एक्स जेड एटॉमिक नंबर ए, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल रहा, दिख रहा है ना, हाँ समझ में, अल्फा पार्टिकल निकलने का मतलब क्या होगा बताओ, ये देख Z माइनस 2 A माइनस 4 दिख रहा है, इसके एटॉमिक नंबर में 2 घट जाएगा, एटॉमिक मास में क्या होगा 4 घट जाएगा, तो ये अल्फा पार्टिकल निकल जाए, अल्फा का मतलब क्या है 2He4 प्लस कुछ एनर्जी निकल जाएगा, मेरी बात समझ में आ रहा है। इसी तरह अगर बीटा पार्टिकल की बात करें, बीटा माइनस की बात करें तो क्या होगा, XZA, बताओ क्या होगा, एटॉमिक नंबर में क्या होगा, एक बढ़ जाएगा नहीं, और एटॉमिक मास वही होगा, ठीक है, प्लस क्या होगा, माइनस 1 इलेक्ट्रॉन प्लस कुछ एनर्जी निकल जाएगा, मेरी बात समझ में आ रहा है, कितने लोगों को समझ में आ रही है बात, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं ना है, ठीक। एक और चीज, बीटा प्लस क्या होगा बताओ, बताओ, एटॉमिक नंबर में घट जाएगा, एटॉमिक मास वही रहेगा, और एक पॉजिट्रॉन प्लस एनर्जी निकल जाएगा, +1 e⁻0, ठीक है। अरे खोपड़ा फोड़ देंगे, आइए अगर ध्यान से देखो तो आइए ना, आइए कुल ना, आई बिल्कुल यही तो है, देख इधर, नहीं, ठीक है। और एक और गामा पार्टिकल निकलेगा तो क्या होगा बता, एटॉमिक नंबर वही रहेगा, दिख रहा ना, और एटॉमिक मास भी वही रहेगा, और कुछ एनर्जी निकल जाएगा, जिसको हम गामा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा प्रोसेस है, इस पे हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। अगर ध्यान से देखो तो ये यही सब है ना, ये देखो ये लिखा ना, ये रिएक्शन, ये यहीं से तो आ रहा है, ये अगर ध्यान से देखो तो इसको ऐसे लिख सकता है ना, एनर्जी, ये तो नहीं, ये देख इसका, ये देख, ठीक है, प्लस न्यूट्रिनो, ठीक, ये एक साथ है, ये एक साथ है, ये अलग है, ठीक है ना, ये और ये इसका इनवर्स बीटा डी के, ठीक है। इसी पे इसका बाइंडिंग एनर्जी के बारे में बता देते हैं, क्यू एनर्जी फैक्टर कैसे निकालते हैं, क्यू एनर्जी कैसे निकालते हैं, इसी रिएक्शन पे हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो पहले इसको नोट करो जल्दी, क्यू वैल्यू, मान लो ये देखो कई बार एग्जाम में पूछता है, कोई रिएक्शन दिया हुआ है, देखना इधर, तो एक हेडिंग बना लो क्यू वैल्यू, क्यू वैल्यू ही क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ही है। जैसे मान लो कोई रिएक्शन दिया है, ये सब थोड़ा सा केमिस्ट्री का पार्ट है, देख लो, ए रिएक्शन लिखा, बी प्लस सी प्लस कुछ क्यू एनर्जी निकला,
अरे निकला ना, ये बात समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे वही चीज है, जैसे मान लो एक्स जेड, मैंने एलिमेंट लिया, इसमें से क्या निकला, मान लो अल्फा पार्टिकल निकला, ठीक ना, तो ये बन गया z माइनस टू ए माइनस क्या 4 प्लस 2He4 प्लस क्या एक एनर्जी निकला। तो ये Q वैल्यू कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो Q वैल्यू निकालने का तरीका ये है, सुनना ध्यान से, ठीक है, Q वैल्यू निकालने का तरीका ये है, ध्यान से देखो पहले, अगर इसका मास दिया है Ma, दिख रहा है, इसका मास क्या मान लें Mb, इसका मास क्या मान लें Mc। तो Q वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, सुनना ध्यान से, Q वैल्यू निकालने का तरीका ये है, Q इज इक्वल टू Ma माइनस, ठीक है, ये देख Mb प्लस Mc इंटू सी स्क्वेयर। मेरी बात समझ में आ रहा है? अगर ध्यान से देखो तो ये मास डिफेक्ट ही तो है, ये नहीं, अगर इस रिएक्शन में अगर ये जूल में आ जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, अगर ये रिएक्शन में MeV में निकालना है, एनर्जी जो MeV में निकालना है, तो Q इज इक्वल टू, ये देखो यही तो है, ये डेल्टा M, अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है हमारा, ये डेल्टा M ही है ना, यानी डेल्टा M इंटू 931 MeV, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो Q वैल्यू निकालने का ये तरीका है, जबकि इस डेल्टा M को किसमें होना चाहिए, AMU में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में, सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में ये जो मेरा रिएक्शन है A इज इक्वल टू B प्लस C प्लस Q, ठीक है, अगर ये बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में दिया है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ A, इसका दिया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या B, और ये क्या दिया बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या C, क्वेश्चन इसके फॉर्म में दिया है, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के फॉर्म में दिया, तो पूछे इसकी Q वैल्यू क्या होगा, तो क्या करोगे, Q इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ C, दिख रहा है, माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ क्या A, ऐसे वैल्यू निकालेंगे Q वैल्यू। मेरी बात समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ठीक है जी, जैसे एक और उदाहरण के तौर पे मैं ले रहा हूं, ध्यान से देखना, कोई भी दो पार्टिकल, इधर देखो, एक M1, ये क्या है M2, ठीक है, ये टकराया, टकराने के बाद जो हमें मिला, इसका मास है M3 और इसका मास क्या है, अरे बोलो M4, क्लियर। अगर आपसे पूछे कि इसकी Q वैल्यू निकालिए, इसका क्या निकालना है Q वैल्यू, तो कैसे डील करेंगे कैसे करेंगे, देखिए Q वैल्यू अगर निकालना है तो इसका Q वैल्यू निकालना, तो क्या करेंगे, आसान एकदम, क्या आप ऐसे निकाल सकते हो, M1 प्लस M2, ध्यान से देख पहले, माइनस M3 प्लस M4 इंटू क्या C स्क्वेयर, नहीं, बात समझ में आ रहा है? अगर इसका काइनेटिक एनर्जी दिया है, सुनना ध्यान से, बड़ी कमाल की चीज है, अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है K1, इसका क्या है K2, इसका क्या है K3 और इसका क्या है K4, ठीक है, तो Q वैल्यू कैसे निकालेंगे, तब Q वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये मास के टर्म में हो गया, चाहो तो इसको अगर AMU में आएगा तो क्या करोगे, डेल्टा M इंटू 931 MeV, अगर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिया तो कैसे निकालोगे बताओ, जो अभी मैंने बताया, जैसे बाइंडिंग एनर्जी आपने निकाला K3 प्लस K4 माइनस क्या K1 प्लस K2, ठीक है, ये तरीका है क्वेश्चंस को डील करने का। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे
हम इस टेक्निक से क्वेश्चंस को सॉल्व कर देंगे। ध्यान से देखना, मैं फिजिक्स में सिर्फ अभी कंसेप्ट बता रहा हूं, क्लियर, इससे ज्यादा कुछ है नहीं, तो ये नोट कर लो, ठीक है ना। कभी कभी हम दिखा भी देंगे, ये देखना ये वाली एनर्जी बराबर हो जाएगी। क्या ये नोट कर लिया गया? हाँ, ये ऊपर वाला नोट कर लिया? हाँ, तो जल्दी नोट करो, मैं दिखा दूंगा कि ये एनर्जी बराबर होगी। बात समझ में आ रहा है? इसकी टोटल एनर्जी बराबर इसकी टोटल एनर्जी और प्लस इसकी टोटल एनर्जी, सॉल्व करोगे तो ये एनर्जी बराबर दिख जाएगी। ठीक है, फिलहाल अभी ये नोट कर लो, क्लियर। चलो चलो लिख लिया ना। एक क्वेश्चन देख लो इसी से रिलेटेड, आपको थोड़ा सा फील आ जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ध्यान से सुनना। अगर मैं पूछूं आपसे, ये मैंने कोई रिएक्शन दिया 1H2 + 1H2 = 2He4 + Q, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है? ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है, ठीक है। तो इस रिएक्शन के दौरान हमें Q वैल्यू इसको निकालना है, जबकि क्या दिया हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर 1H2 कितना दिया है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, और बाइंडिंग एनर्जी फॉर 2He4 कितना दिया है, 7.1 MeV पर न्यूक्लियन। आपसे पूछ रहा Q वैल्यू, तो कैसे निकालोगे बताओ? Q वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? इस रिएक्शन में क्या क्या दिया हुआ है? बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है, वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया हुआ है, तो क्या करोगे? बाइंडिंग एनर्जी किसका लिखोगे पहले बताओ? हीलियम का, याद है, माइनस इसका। देखो बाइंडिंग एनर्जी दोनों का सेम है, तो 2 टाइम्स कर सकते हो बाइंडिंग एनर्जी किसका, हाइड्रोजन का, ठीक है। तो कैसे निकालोगे बताओ इसका बाइंडिंग एनर्जी, कैसे निकालोगे इसका? हीलियम का ही है ना, तो मैं लिखूं डायरेक्ट 7.1 इंटू क्या, 4। कितने लोगों को समझ में आ गई बात? 4 क्यों किया? हाँ, ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, करोगे ना तो एनर्जी आ जाएगा, नहीं बाइंडिंग एनर्जी -2 टाइम्स। क्या करोगे बताओ? 1.15 इंटू क्या, 2। कितने लोगों को समझ में आ गया? कंफ्यूजन नहीं है ना? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा आंसर, 23.80 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ गया? एक छोटा सा प्रश्न हमने दिया, क्लियर, बात समझ में आ रहा है? तो कुछ और भी मैथमेटिकल टर्म्स बता देते हैं एक रिएक्शन के दौरान, ठीक है, कैसे अल्फा पार्टिकल निकल रहा, तो कैसे हम एनर्जी के फॉर्म में कैसे देखेंगे, मोमेंटम के फॉर्म में कैसे देखेंगे, उसको देख लेते हैं। नोट करो इतना जल्दी, सुनना ध्यान से। एक मैं रिएक्शन में क्या बोल रही है, YZ-2A-4 प्लस Q वैल्यू कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, मैं अभी समझाया, ठीक ना, ध्यान से देखना। इसका मास कितना ले लेते हैं, सुनना ध्यान से, इसको लिख लेते हैं mx, इसको क्या लिख लें, my, इसको क्या लिख लें, m अल्फा, ठीक है जी। तो Q वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ? Q वैल्यू क्या लिख सकते हो, mx माइनस my प्लस m अल्फा। अरे ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। इंटू c² मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 931, तो किसमें आंसर आ जाएगा, यानी ये AMU में दिया रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन क्या कहता है, सुनना ध्यान से, क्या कहता है, mx बराबर, ये लिख सकते हो, ध्यान से देखना, मास ऑफ एटम x का -Z me। कभी क्वेश्चन जानते हो एटम के फॉर्म में दिखाएगा, ये
इसका मास ये है, इलेक्ट्रॉन का मास ये है, तो आपको निकालना पड़ेगा mx। तो हमने क्या किया, एटम के मास से x वाला दिख रहा है ना, माइनस जेड एम, ये किसका मास है, न्यूक्लियस का, ठीक ना, mx। क्लियर। क्या इसी तरह भी कर सकते हैं, my बराबर my माइनस जेड क्या, e। कंफ्यूजन नहीं ना है, क्लियर एकदम, ठीक है। और एम अल्फा को कैसे लिखेंगे बता सकते हैं, एम अल्फा माइनस क्या, जेड एम ई, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन, ठीक है। ये एटम का मास है, मेरी बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, कभी इसके फॉर्म में दिया रहता है तो आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। अगर मान लो उदाहरण के तौर पे, ठीक है, ये देखो, ठीक है, जब जो x मेरा एलिमेंट है, ठीक है, इसमें से अगर अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो जाहिर सी बात है इसका मोमेंटम क्या होगा, पहले इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओगे तो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा बता सकते हो, इसका मास कितना है, अरे पढ़ा है ना, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, ये तो ऑलरेडी 0 है, तो pf बराबर, अगर इसको 1 मानते, किसी को भी 1 मान लो, इसी को मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या है बताओ, a माइनस 4 vy प्लस, ये देख लो 4 इंटू क्या, v अल्फा, ठीक है, ये फाइनल मोमेंटम हो गया। अगर ध्यान से देखो तो ये भी लिख सकते हो, दैट इज पी वाई प्लस क्या, पी अल्फा, ये हो गया फाइनल मोमेंटम, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो यहां पे क्या है, 0, ये हो गया के वाई प्लस क्या, के अल्फा, ये हमारा टोटल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो क्या ई बराबर क्या लिख सकते हो, के अल्फा प्लस क्या, के वाई। इस रिएक्शन को, इस इक्वेशन को अगर देखो, रिएक्शन में बोल रहा हूं, इस इक्वेशन को अगर ध्यान से देखो तो ऐसे लिख सकते हो क्या, पी फाइनल बराबर पी इनिशियल बराबर 0 लिख सकते हो। तो क्या ऐसे लिख सकते हो, पी अल्फा मैग्नीट्यूड में बराबर क्या, पी वाई, ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हो बताओ, एक फॉर्मूला पढ़े हो, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई 2m, याद है, दिक्कत नहीं है ना। तो मोमेंटम बराबर क्या लिख सकते हो, देखो 2m अल्फा के अल्फा बराबर 2my के वाई, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे क्या लिख सकते हो बताओ, E बराबर, अगर तुम के अल्फा कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, के अल्फा, यहां से के अल्फा कॉमन लो तो कितना होगा, 1 प्लस के वाई बाई क्या, के अल्फा, ठीक है। यहां से के वाई बाई के अल्फा क्या होगा बताओ, ये 2 2 कट जाएगा, के वाई बाई के अल्फा, एम अल्फा बाई क्या, क्या होगा 1 प्लस के वाई बाई के अल्फा, तो क्या हो जाएगा एम अल्फा बाई क्या, एम वाई। मैं गलत तो नहीं हूं, ठीक है। तो कई बार एक रिलेशन पूछता है के अल्फा के बारे में, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो के अल्फा बराबर ई ओवर, ठीक है, 1 प्लस एम अल्फा बाई क्या, एम वाई। ये के अल्फा क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, इसका नहीं, ई हमारा टोटल एनर्जी है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है। और एम अल्फा एम वाई क्या है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल और मास ऑफ क्या,
वाई, ठीक है ना। तो कई बार पूछा जाता है रिएक्शन डायरेक्ट डेराइव दिस पूछा जाता है, मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। ये नोट कर लो, फिलहाल अभी रहने देते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इस पे क्वेश्चन भी करा देंगे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन करा देंगे कि कोई एलिमेंट दिया हुआ है इसमें से और लास्ट में हमें आउटपुट मिल गया, आई मीन, ठीक है। डॉटर न्यूक्लियाई दिया है, ठीक है ना, पैरेंट न्यूक्लियाई भी दिया रहता है, ठीक है। पूछेगा कितना अल्फा पार्टिकल निकला, कितना बीटा निकला, ठीक है ना, तो हम आपको समझा देंगे, क्लियर। कुछ न्यूमेरिकल देखिए, तो फिलहाल अभी रहने देते हैं, ठीक, नोट कर लीजिए।